नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बेहद विशेष कार्यक्रम ट्रूथ ऑफ लाइफ यानी जीवन का सत्य में। दर्शकों, बिना संतान के एक दाम्पत्य जीवन अधूरा होता है। एक दाम्पत्य जीवन तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक आपके आंगन में संतान की किलकारी ना गूंजे। दर्शकों, एक नवजीवन को धरती पर लाने का काम माँ करती है। यदि कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी और दुखदायी होता है। ऐसी कौन से ग्रह और नक्षत्र पत्रिका में बन जाते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है, इन सभी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विनीता जी। आइए स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में भी संतान का अभाव है, तो बिना देर किए आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज बात करेंगे संतान सुख को लेकर। आचार्य जी, ऐसे कुंडली मिलान करते समय क्या हम इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं? जैसे कि विवाह करते हैं तो कुंडली मिलान कराया जाता है, क्या कुंडली मिलान करते वक्त हम ये भी ध्यान रख सकते हैं विवाह पूर्व कि क्या हमें संतान सुख प्राप्त होगा या नहीं? देखिए, जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं, हमारे जीवन में विवाह का जो उद्देश्य होता है वो यही कहीं ना कहीं होता है। जब भी किसी कन्या और किसी लड़के का विवाह होता है तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना। जब बच्चे होते हैं तो हमारा परिवार आगे बढ़ता है, परिवार में खुशहाली आती है। बिना बच्चे के एक अधूरापन सा रहता है परिवार में, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, और कई बार ये चीज़ें गृह क्लेश की स्थिति भी ले लेती हैं। तो जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं और कुंडली मिलान में स्पेशली गुणों का मिलान करते हैं, तो गुणों के मिलान में भगुट और योनि, ये दो ऐसे गुण होते हैं जिनको हम सिर्फ संतान के लिए ही देखते हैं। भगुट में जब हम देखते हैं कि कन्या और लड़का, जो वर पक्ष है या वधु पक्ष है, वो एक दूसरे के लिए कितने शुभ हैं, उनकी राशियां एक दूसरे के अंदर कितनी मित्रता है, या उनमें कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा जो आगे जाके संतान के लिए समस्या खड़ी कर दे। सपोज कीजिए कुंडली में कहीं षडाष्टक योग हो या कहीं द्विद्वादश योग हो, तो संतान होने में देरी होती है, विलंब होता है, और कई बार तो संतान होती ही नहीं है। और यहीं अगर हम योनि देखें तो वर और वधु की सेम योनि भी नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही योनि के वर या वधु का विवाह कर दिया जाता है, या तो उनकी संतान होती नहीं, और अगर हो भी जाए तो किसी न किसी तरह की विकलांगता होती है, हैंडीकैप होता है। या तो बच्चा मेंटली वेल नहीं होगा या बच्चा फिजिकल वेल नहीं होगा, एक नॉर्मल बच्चों की जिंदगी वो नहीं जी पाता। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, ग्रह नक्षत्र की वजह से आपके जीवन में परेशानियों का सबब बढ़ता जा रहा है, तो बिना देर किए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। आज बात कर रहे हैं संतान सुख को लेकर, और भी बहुत सारी बातें जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, बहुत से ग्रह और नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि ग्रह और नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। तो क्या ग्रह और नक्षत्र की वजह से भी एक जो दंपति होता है वो संतान सुख से वंचित रह जाता है? बिल्कुल सही बात है ये कि कई बार हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र हमें संतान से वंचित रखते हैं। देखिए, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में हम कहते हैं कि गुणों के अलावा भावों का और ग्रहों का मिलान भी होना चाहिए। जैसे कि हमारी कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो संतान के लिए होता है। अगर हम वर या वधु की, कई बार दोनों फिजिकल बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, वेल होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो भी परेशानी नहीं है, फिर भी संतान होने में 7 साल लग गए, 8 साल लग गए, 10 साल लग गए, हमने उम्मीद छोड़ दी, अब हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं, इस तरह की समस्याएं जीवन में आनी शुरू होती हैं। तो हमारी कुंडली में जब भी हम संतान पक्ष देखते हैं तो कुंडली का पंचम भाव, 5th हाउस, जो कि संतान के लिए भी देखते हैं, विद्या के लिए भी देखते हैं और प्रेम संबंधों के लिए भी देखते हैं। पंचम भाव के साथ साथ उसके लॉर्ड को देखना, जो भी उसके मालिक हैं, जो भी पंचमेश हैं, उनको देखना बहुत जरूरी होता है कि उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। पंचम के साथ साथ नवम भाव, जो कि हमारा भाग्य का भाव है, पंचम से पंचम ही होता है। कुंडली में इस भाव को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। इसके साथ साथ कुंडली का दूसरा भाव, क्योंकि कुटुंब का भाव होता है कि कुटुंब आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कुटुंब बढ़ाने में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, और साथ में गुरु को एनालाइज करना
बहुत ज़रूरी होता है। को यदि भगवान हमें परेशानियां देते हैं, दुख देते हैं, तो वो हमें मार्ग भी दिखाते हैं उन परेशानियों से, उन दुखों से निजात पाने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर सके, आपके जीवन से दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। लेकिन पहल आपको करनी है। आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, संस्थान के दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, अपनी संपूर्ण पत्रिका भी मंगवा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे संतान सुख को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा देखा जाता है कि जो संतान होती है वो मृत पैदा होती है, संतान होती है मिसकैरेजेस हो जाते हैं उससे पहले ही। तो इसका क्या कारण है और कैसे इसे रोका जा सकता है? देखिए, हमारी कुंडली में जब हम पंचम भाव को देखते हैं, पंचमेश को देखते हैं, अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है या आपका पंचम भाव कहीं पापकर्त्री योग में है, मतलब चतुर्थ भाव में भी कोई पापी ग्रह है, छठे भाव में भी कोई पापी ग्रह है और उससे पंचम भाव पीड़ित हो रहा है, कहीं आपका पंचमेश पीड़ित हो रहा है, तो आपको संतान में बाधा आएगी। अगर सपोज कीजिए कि आपका पंचमेश 12th हाउस में जाके बैठ गया। पंचमेश का 12th हाउस में बैठने का मतलब ही ये होता है कि एक दो मिसकैरेजेस के बाद ही संतान होती है। यहीं कहीं अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में सूर्य मंगल बैठ जाए या मंगल केतु बैठ जाए और उनका किसी भी तरह पंचम भाव से कोई संबंध हो, तो उस केस में मृत संतान होती है या बार बार एबॉर्शंस होते हैं। यहीं कहीं अगर पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठ जाता है, जो कि पंचम से 6th हाउस है, रोग ऋण शत्रु जिससे हम देखते हैं, तो वहां पे भी संतान में बाधा आती है। तो हमारी कुंडली में से बहुत से योग होते हैं और अलग अलग भाव होते हैं। जब उनकी हम गणना करते हैं और अगर इसी तरह हम अपने नवमेश चार्ट देखें, D9 चार्ट देखते हैं, तो उसमें पंचम भाव पे जितने भी क्रूर ग्रहों की स्थिति, जितने भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है, आप मान के चलिए स्त्री की कुंडली में उतने ही मिसकैरेजेस, एबॉर्शन या मृत संतान पैदा होने के योग होते हैं। तो दर्शकों, यदि आप भी अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन से दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो बिना देर किए आप आचार्य जी से संपर्क साध सकते हैं, आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में खुशियों को आमंत्रित कर सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ हम संतान सुख को लेकर बात कर रहे थे, तो संतान सुख केवल यही नहीं होता कि संतान पैदा हो जाए। यदि संतान हमारी इज्जत नहीं करती है, व्यवहार उसका ठीक नहीं होता है, तभी संतान को लेकर परेशानियां रहती हैं, तो क्या कुछ ऐसे ग्रह और नक्षत्र हमारी पत्रिका में बनते हैं जिसके कारण ये समस्या आती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि खाली संतान का ही होना, जैसे जब हमारे पास संतान नहीं होती तो हम बहुत मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए और हम उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। चलिए, आपकी कुंडली के आपके पास संतान आ जाती है, बट अब वो जो संतान है उसका नेक निकलना, अच्छा निकलना, जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है, हमें बुढ़ापे में शायद अपनी संतान की बहुत ज़रूरत होती है कि वो हमें सपोर्ट करे, हमारा ध्यान रखे। बट अगर ऐसे केस में जिस संतान को हम बहुत मन्नतों से मांगते हैं और हमारी सेवा नहीं करती या आगे जाके अच्छी नहीं निकलती, पढ़ाई में उसका वो स्टैंडर्ड नहीं रहता, उसका करियर सेटल नहीं रह पाता या कहीं ना कहीं वो बीमार रहता है, अगर इस तरह की परेशानियां होती हैं तो संतान सुख होते हुए भी वो ना के बराबर हो जाता है। सिर्फ संतान है और उसका हमें पालन पोषण करना है। तो ऐसी स्थिति हमारी कुंडली में तब उत्पन्न होती है जब हमारी कुंडली में पंचमेश, जो पंचम भाव का स्वामी है, अगर वो छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, तो आपकी कुंडली में संतान का सुख इतना उत्तम नहीं होता। वो बात अलग है कि वो जो बच्चा आया है उसकी कुंडली क्या कहती है, क्या पता उसकी कुंडली ऐसी हो जिसमें माता पिता की सेवा का बहुत ज्यादा योग हो, तो वो आपकी सेवा डेफिनेटली करेगा। और यहीं कहीं अगर आपकी कुंडली में पंचमेश का संबंध 9th हाउस या 11th हाउस से हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि आपकी संतान बहुत आज्ञाकारी होगी, धार्मिक होगी, जीवन में अग्रसर होगी और आपका नाम रोशन करेगी। तो दर्शकों, और भी बहुत सारी बातें जानेंगे आचार्य जी से संतान सुख को लेकर। आचार्य जी, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है और क्या उपाय हैं जिससे हम उसे रोक सकते हैं? देखिए, जब भी पंचम भाव का संबंध क्रूर ग्रहों से होता है, जैसे कि सूर्य से, मंगल से, शनि से, राहु से, केतु से, जब भी इन ग्रहों से संबंध होता है तो हमें संतान उत्पत्ति में परेशानी होती है। तो अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली में अगर कोई आपको देख के बताता है कि जी सूर्य की वजह से आपकी कुंडली में संतान का बाधा योग है, तो उस केस में जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह की वजह से कोई परेशानी है, उनको हरिवंश पुराण का पाठ कराना चाहिए। अगर आप हरिवंश पुराण का पाठ करवाते हैं तो माता रानी ने चाहा आपको संतान जरूर होगी। यही कहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल या शनि ग्रह किसी तरह की संतान उत्पत्ति में बाधा कर रहे हैं, तो आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए नियमित रूप से। नियमित रूप से इन द सेंस महीने का कोई भी अच्छा मुहूर्त देख के या सोमवार देख के उस दिन रुद्राभिषेक करवाएं।
अगर यहीं आपकी कुंडली में कहीं राहु क्रूर गया है, राहु अगर संतान में बाधा बन रहा है, तो किसी गरीब की कन्या का कन्यादान कीजिए संकल्प करके। हो सकता है उससे भी आपको भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। कहीं अगर केतु ग्रह आपकी कुंडली में खराब है और संतान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आपको गोदान करना चाहिए। देखिए, जब हम परेशान होते हैं संतान के लिए, हम बहुत एक्सपेंस करते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टरों पे जाते हैं, लाखों का ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर आप इन उपायों को करने से अपनी समस्या का हल पा सकते हैं तो इन उपायों को जरूर कीजिए। तो दर्शकों, यहाँ पर हम बहुत सरल और सटीक उपायों द्वारा आपके जीवन की परेशानियों को कम करने की कोशिश करते हैं। बस पहल और कोशिश आपको करनी है। आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बार देखा जाता है कि वास्तु भी एक मानव जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो क्या वास्तु के कारण भी संतान सुख का अभाव होता है? बिल्कुल, भावना ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भावना जी ने कि वास्तु के कारण भी क्या संतान सुख का अभाव होता है। देखिए, हमारा जो घर होता है, जहाँ हम रहते हैं, अलग अलग दिशाएं, हर दिशा का अलग अलग स्वामी और एक हर दिशा की अपनी महत्वता होती है। अगर आप किसी भी गलत इंसान के घर में घुस जाएंगे या कोई गलत काम करेंगे तो शायद आपसे कोई भी खुश नहीं होगा। आपका उससे लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसी तरह जैसे हमारी कुंडली है, हमारी कुंडली में हम अलग अलग दिशाओं के अनुसार रहते हैं। जैसे हमारी कुंडली का जो नॉर्थ कॉर्नर है, जो उत्तर दिशा है, वो कोना बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें पानी का फ्लो होना चाहिए, पानी से संबंधित होना चाहिए। यही अगर हमारी कुंडली का साउथ कॉर्नर है तो हम अपने घर का जितना भारी सामान है हमें उस जगह रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसमें हम अपनी किचन बनाते हैं, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो जिन कुंडलियों में इन दिशाओं का ध्यान ना रख के अपने अकॉर्डिंगली हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या जो सामान जहां नहीं होना चाहिए उसको वहां रखते हैं। अगर आप कोई भी अग्निकारक तत्व उठा के नॉर्थ डायरेक्शन में रख देंगे जो कि साफ सुथरा पानी की जगह है, तो पानी और अग्नि का मेल आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो अगर आपको संतान में कहीं बाधा आ रही है तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और आपके घर का जितना भारी सामान है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में कांटे हैं, परेशानियां हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांटे अक्सर आपकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। तो आप परेशान मत होइए, हमारे इस संस्थान से जुड़िए, आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त करिए और जीवन को खुशहाल बनाइए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।